अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी फर्स्ट क्लास आपकी है जितनी इकोनॉमिक्स की। माय नेम इज़ डॉक्टर अनवार हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। बेसिकली मैं बेटा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पीएचडी भी मैंने इस्लामाबाद से की है। ये सब्जेक्ट्स आपका मेरे पास एक कोर्स सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। आज बेसिकली इस सब्जेक्ट का इंट्रो, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और इसके बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन हम गो थ्रू करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसमें काफ़ी लर्न करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक कंप्लीट डिसिप्लिन है और इस डिसिप्लिन में फर्दर काफ़ी डिसिप्लिन स्टडी करवाए जाते हैं। ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो स्टेट लेवल की पॉलिसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या प्रोविंस लेवल के जो बैंक्स होते हैं उनके जो पॉलिसीज होती हैं वो एक थ्योरी के ऊपर डेवलप करती हैं। ये थ्री क्रेडिट सब्जेक्ट्स है। तो इसमें मैं बेटा देखेंगे इस सब्जेक्ट्स में बेसिकली आपको जो बेसिक आउटलाइन है वो करवाई जाएगी। उस आउटलाइन में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स है। इस डेफिनेशन और कंसेप्ट्स में आप इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और सेकंड पार्ट है इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम कैश की जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करेंगे कुछ फार्मूलाज के ज़रिए, कुछ एस्टिमेशन के ज़रिए। आप जो ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं उसको आपने डेफिनेटली फुलफिल करना होना है और यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स। वो हम आपको करवाएंगे। रेट ऑफ रिटर्न सर जो भी आपका प्रोजेक्ट उस पर टेस्ट होगी। बेटा आप क्लास लीव कर दे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ किसी और क्लास के लिए। ओके सर। और इसमें बेसिकली बेनिफिट एंड कॉस्ट रेशो भी देखेंगे हम। जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कॉस्ट है। किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो वर्किंग की जाती है फिजिबिलिटी प्लान हम उसे कहते हैं, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं। पे बैक पीरियड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में आपको वापस मिलनी चाहिए, जब मिल जाएगी ये वर्किंग होगी। डेप्रिसिएशन पे हम डिस्कशन करेंगे। डेप्रिसिएशन बेसिकली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट एंड टेयर होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू इस्तेमाल करने की वजह से कम हो जाती है। ये भी इसका एक पार्ट है। स्टेट लेवल इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स कर सकते हैं। रिस्क के बारे में हाई होती है लेकिन आपको रिटर्न कम मिलता है। वो जो डिफरेंस होता है आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिटर्न में, उसको रिस्क का नाम देते हैं, जो अनसर्टेनिटी की वजह से आता है। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के कंसेप्ट देखेंगे और इसके बाद लास्ट में असेसमेंट करेंगे। ये ओवरऑल एक इसकी आउटलाइन है। दीज आर द चैप्टर्स। इसको वन बाय वन हम देखेंगे। आज हम बेटा जस्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है तो उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो हम डेफिनेशन की तरफ बेटा आते हैं। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये बुक है इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इनविजिबल हैंड, टेंडेंसी ऑफ फ्री मार्केट। बेसिकली द उसका मेन सर्कल पॉइंट क्या था इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का, वो कि आपकी जो मार्केट है वो रेगुलेट नहीं है, उसको प्रॉपर्ली आपने रेगुलेट करना है, जिसमें आपके पास कंपटीशन होता है और आपके पास प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड होती है और आप एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्किंग करते हैं। इस पॉलिसी को उसने इकोनॉमिक्स का नाम दिया है। बेसिकली इकोनॉमिक्स ओल्ड सब्जेक्ट्स है लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत 19th सेंचुरी में आई। 19th सेंचुरी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, दुनिया का सिस्टम शट डाउन हो गया जैसे आजकल हुआ है। तो उस वक्त तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, बाकी फील्ड के साइंस साइंस पे तो वर्किंग हो रही थी, लेकिन किसी ने इकोनॉमी के ऊपर वर्किंग नहीं की, उसकी थ्योरी नहीं बनाई, उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से दुनिया का सिस्टम एक प्रॉपरली सेंट्रलाइज नहीं हो सका।
तो एडम स्मिथ ने कहा कि एक फ्री वर्ल्ड का इकोनॉमी की पॉलिसी होनी चाहिए जिसको सेंट्रलाइज होनी चाहिए, जिसमें हम एक इंडिविजुअल के राइट्स को देखें, हम मार्केट को रेगुलेट करें, कंपटीशन को देखें, डिमांड एंड सप्लाई को देखें, जिसमें एक पुअर वर्कर है वो सफर ना हो। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया गया वो इस वजह से स्टडी किया गया कि मार्केट को रेगुलेट कैसे करना है, प्रॉपरली एक स्टेट के अंडर मार्केट को कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन आप एक 150 साल पहले देखें तो उस टाइम बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी, एक राज हुआ करता था जो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता था, फिर एक और आ जाया करता था। तो मार्केट रेगुलेट नहीं हुई, लोगों को प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई, लोगों में खुशहाल नहीं हुए, लोगों ने तरक्की नहीं की। क्यों नहीं की? कि मार्केट में कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे। जिसके पास पावर होती थी वही उसको यूटिलाइज करता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा 1914 1918 के बाद मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। फिर इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन मार्केट डाउन हुई, उस वक्त मार्केट को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद 1950 के बाद आपने देखा है कि दुनिया में एक शिफ्ट आई है आपकी इन मार्केट को रेगुलेट की तरफ। तो दुनिया में मार्केट रेगुलेट हुई है, फिर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बने हैं, स्टेट बैंक ऑफ कंट्रीज बने हैं, उसके साथ साथ फिर मार्केट के इंस्टीट्यूट बने हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान में इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसी तरह बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। ये हर कंट्री के बड़े बड़े बैंक्स बनाए गए जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ये सब इकोनॉमिक की थ्योरी से बना है। इस तरह इकोनॉमिक्स की थ्योरी डिस्कस की गई और उनको अप्लाई किया गया और मार्केट को रेगुलेट किया गया। जो बेसिकली इसका बेसिक पर्पस क्या था? वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन की वेल बीइंग के लिए काम किया जाए, सबके लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए साथ साथ सब सेंट्रलाइज किया गया। तो ये बेसिकली मार्केट को रेगुलेट करना का फर्स्ट टाइम जो मार्केट इंट्रोड्यूस करवाया गया एडम स्मिथ मार्केट। Second definition Marshall ने दी, very popular definition, defined in these words: economics is the study of human in relation to the ordinary business of life। इसलिए कि हर इंसान एक बिजनेस करता है, कोई स्मॉल स्केल का करता है, कोई लार्ज स्केल का करता है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस करता है। बिजनेस की नेचर होती है, लेकिन हर इंसान बिजनेस करता है। हम आसपास हम छाबड़ी वाले भी देखते हैं, रेडी वाले भी देखते हैं, रिक्शे वाले भी देखते हैं, वो भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। फिर हम शॉपकीपर को भी देखते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। सेलमैन होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं। इसी तरह मार्केट में लोग कमीशन के लिए काम करते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। लोग अपनी रिस्क के लिए हर तरह का बिजनेस करते हैं। तो मार्शल ने कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस की रोजमर्रा की लाइफ को डिस्कस किया जाए। उसको इसलिए डिस्कस किया जाए कि एक इंसान अपनी रोजमर्रा की लाइफ को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता है, उसका काम जरूरी है उसके बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के नेचर के मुताबिक कौन सा जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं, मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉर्पोरेशन होती है जो स्टेट से अप्रूव करवाई जाती है, फिर मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जो मल्टीपल सिटीज में, इवन मल्टीपल कंट्रीज में भी प्रोग्रेस किया जाता है। जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, ये मल्टीनेशनल बिजनेस है। तो ये बिजनेस के जो डेली रूटीन मैटर्स हैं इनको डिस्कस करना इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स। स्टडी द पोर्शन स्टडी द पोर्शन ऑफ पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज। इसमें बेसिकली उसकी पर्सनल और सोशल एक्टिविटी जो उसकी मादी ज़रूरियात के करीब होती हैं। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है? मादी ज़रूरियात, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं? फूड है, सेफ्टी है, हाउस है, ठीक है, ये आपकी बेसिकली नीड्स हैं, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड, वो आप किस लिए करते हैं? अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए करते हैं और इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। ये जो इसमें आइटम डिस्कस किए गए हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं? फर्स्ट पहले ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, और उसके बाद पोर्शन ऑफ द सोशल एक्टिविटी, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, सोशल एक्टिविटी, उसके मैटर्स को डिस्कस करना। क्लोजली रिलेटेड टू अटेनमेंट, हाँ, मटेरियल रिसोर्सेज, मादी ज़रूरियात को डिस्कस करना और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी आपकी ज़रूरियात है उसको डिस्कस करने को इकोनॉमिक्स का नाम लिया जाता है। ये सेकंड डेफिनेशन थी, इसने फोकस किया है मार्केट टू बिजनेस, कि बिजनेस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाए। रॉबिन्स नंबर 3 डेफिनेशन वेरी फेमस डेफिनेशन है,
इसने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स इज द साइंस, उसने इकोनॉमिक्स की साइंस स्टडी बिहेवियर, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस किया जाए। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? हर इंसान की एक अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान की अपनी अटेनमेंट होती है, अपनी अचीवमेंट होती है, अपनी यूटिलाइजेशन होती है, कैपेसिटी उसकी अपने साथ नहीं होती है। कैपेसिटी का क्या मतलब? उसकी ख्वाहिशात लेकिन उससे जो बहुत कम होते हैं उसके वजह से नहीं होते अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट कर सके, ये उसका बिहेवियर है। इस बिहेवियर को प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें कि आपके पास एक इकोनॉमिक्स में हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में डिस्कस की जाती हैं। तो उसके साथ मीन्स एंड केयर मीन्स वही जो आपके पास अनलिमिटेड वांट होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अल्टरनेटिव जिसके पास आप मल्टीपल यूज होते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को फिल करने के लिए मल्टीपल यूज करते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी वांट्स को कमिट करने के लिए इलीगल वे यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं रहते। तो उसी तरह इलीगल बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी वांट्स को फिल करने के लिए करते हैं। तो वो लेकिन वांट्स फिर भी फुलफिल नहीं होती। ये हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अपनी ख्वाहिशात को प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है, इस स्टडी को इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इसने रॉबिन्स ने एक इंसान की आम लाइफ जितनी भी है उसके थ्रू आउट द लाइफ उसको एक एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में सम अप किया है कि डिस्कस द ह्यूमन बिहेवियर अबाउट अनलिमिटेड वांट्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एक बड़ा चैलेंज होता है लाइफ में। इस लाइफ चैलेंज को कैसे फुलफिल करना है, ये इकोनॉमिक्स में करवाया जाता है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशन है, वेरी पॉपुलर डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? to regulate the market, to regulate the free market in which competition, demand, supply and self-interest. मार्शल ने क्या था? तो डिस्कस द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाए। उसके बाद आपके पास मार्शल ने रॉबिन्स ने क्या किया? टू डिस्कस द ह्यूमन बिहेवियर। आप एक ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डिस्कस करेंगे? ये इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन एंड एक मैंने जैसे पहले बताया कि डी सब्जेक्ट है, लेकिन आपने तो एक स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन पढ़नी है जो आपके जो स्टडी के रेलेवेंट है। तो ये ओवरऑल मैंने डेफिनेशन आपको करवाई हैं। अगर हम इसको आपके टॉपिक की तरफ लेकर आए इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की तरफ, तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स बेटा क्या है? नोन एज इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स सबसेट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप एक इकोनॉमिक्स का एक सबसेट सब्जेक्ट्स है, एक पार्ट है। तो इसमें बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, हम इकोनॉमिक के प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल इसलिए डिस्कस करते हैं कि हम उसके असूल को डिस्कस करके स्टडी करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इन एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग डिसीजन जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एज ए डिसिप्लिन इट इज फोकस ऑन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इसको ब्रांच का नाम दे अब इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में आता है। माइक्रो क्या होता है? एक स्मॉल साइज की स्टडी होती है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो लार्ज साइज की स्टडी होती है। बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो एक इंडिविजुअल के लिए स्टडी करवाई जाती है, लेकिन माइक्रो लेवल वो स्टेट लेवल के जैसे पाकिस्तान की पॉलिसीज होती हैं। आपका एनुअल बजट आता है, वो प्योरली इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर डेवलप करता है। अब पाकिस्तान में आने वाले साल के लिए जो बजट आएगा, अब ऐसे स्टेट लेवल पर तो नहीं पता था कमिंग ईयर में क्या होना था। तो जैसे कोरोना का एक इफेक्ट आ गया, लेकिन हमें नहीं पता था, आइडिया नहीं था। लेकिन हमारा जो बजट था वो जिस पर्पज के लिए यूटिलाइज करना था, लेकिन उस पर्पज के लिए नहीं हुआ। इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो आपको पॉलिसी फौरन चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह आप 2020 और 2021 का जो बजट आ रहा है उसमें अब मे बी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्या इन्फ्लेशन रेट होगा, क्या अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी, क्या आपके पास टैक्स कलेक्शन होगी नहीं होगी, एक्सपोर्ट होगी नहीं होगी। ये जिस लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं या आपके गवर्नर्स होते हैं, जी
जी बेटे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप क्लास से लीव हो जाए। अभी क्लास का टाइम नहीं है। जी, इसमें बेसिकली हमने स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम मेकिंग डिसीजन, फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता रहा था। स्टेट लेवल के जो इकोनॉमिक्स होती है, जो आपके बजट्स होते हैं या आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जैसे आपके मेट्रो के प्रोजेक्ट अभी इनिशियली कंप्लीट हुए हैं या आपके मोटरवे के बहुत पुराना प्रोजेक्ट्स हैं, ये इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर डेवलप करते हैं। बेसिकली कमिंग 50 ईयर्स का प्लान होता है इकोनॉमिक्स में। वो 50 ईयर्स का प्लान हम देखते हैं कि हमें किस लेवल तक हमें इसका बेनिफिट हो सकता है द मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, ये तो स्मॉल साइज स्टडी है। इसमें स्मॉल स्केल स्टडी की जाती है। इसमें जो आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने ये प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके डेली रूटीन मैटर्स होते हैं, उसको स्टडी किया जाता है, तो उसको हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आज हमने देखी हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। एडम स्मिथ जो है बेटा, ये बेसिकली डेफिनेशंस है। ये आपके पास कहती टेंडेंसी ऑफ फ्री मार्केट टू रेगुलेट देमसेल्फ, कि मार्केट को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन, सप्लाई, डिमांड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। एंड मार्शल ने कहा था टू डिस्कस द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, इन विच एन इंडिविजुअल वांट टू attainment of material resources for the welfare and utilization और ordinary business और life के matters को discuss करते हैं। रॉबिन्स ने basically to discuss the human behavior in which there is unlimited wants, unlimited resources, and how to get your unlimited want with the help of limited resources. It is microeconomics, and you can say it is a study of economics. तो इस बेसिकली डेफिनेशन को हम अगर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की तरफ लेके आए तो इट इज सबसेट ऑफ द इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स सबसेट ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड इट इज यू कैन से इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यू कैन स्टडी द स्मॉल scale level in which individual decision making, engineering projects, ordinary business of life, जो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का नाम भी देते हैं। अब हम ये देखेंगे बेसिकली जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, कास्ट के कंसेप्ट हैं। कास्ट क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट की आप डेफिनेटली जिसको हम लागत का नाम देते हैं, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास कोई भी मशीनरी है, उसको अगर आपने मैन्युफैक्चर करना है तो डेफिनेटली आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसको संभल करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, उसको डेफिनेटली टेक्निकल मैटर के लिए मशीनरी की कंपोनेंट्स के पार्ट की ज़रूरत होती है। तो वो एक मशीनरी कंप्लीट होती है। फिर उसको डेफिनेटली ऑपरेट करने के लिए आपको उसको मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए काफ़ी कास्ट की ज़रूरत होती है। एक मशीनरी जब रेडी फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद भी उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर एक कास्ट अकर होती रहती है। तो डिफरेंट टाइप की कास्ट होती हैं। तो कास्ट की नेचर के मुताबिक उसको समझना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है, फिजिबिलिटी प्लान बनाना है, तो आपको पहले इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी बैकएंड पे उसकी सपोर्ट वर्किंग होनी चाहिए कि ये काम हमारे पास कितनी कास्ट पे कंप्लीट होगा, इसमें कितनी कास्ट आपके पास मटेरियल की होगी, कितनी लेबर की होगी, कितनी फैक्ट्री की होगी, कितनी रेंट की होगी, कितनी कैरेज की होगी, कितनी व्हीकल की कास्ट होगी, कितनी लैंड की कास्ट होगी, कितनी बिल्डिंग की कास्ट होगी, कितनी लेबर की कास्ट होगी, कितनी सैलरी होगी, कितना आपको कमीशन देना पड़ेगा, कितना आपका टैक्स होगा। ये सब आपकी कास्ट के मैटर्स हैं। जी, पास आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बेसिकली डेफिनेशंस हैं, आपने जस्ट इनको डेफिनेशंस को यू कैन मेमोराइज़ दिस डेफिनेशन, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो लेकिन आपको सब पता होना चाहिए दिस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट सबसे पहले ये फिक्स का फिक्स कास्ट इज़ अ कांस्टेंट। एक नेचुरली इसकी कास्ट होती है, वो कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्टिविटी लेवल।
इसका जो इन्हिसार होता है वो मशीनरी की प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कांस्टेंट कास्ट है जो फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको पे करनी पड़ती है। द एनुअल कास्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी का जो सालाना टैक्स है वो आपने पे करना है। इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ द फिक्स कास्ट। जैसे अगर अगर आपकी बिल्डिंग का रेंट है तो वो आपने हर मंथ के एंड पर आपने रेंट पे करना है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी मशीनरी पर कोई काम कर रही है या नहीं कर रही, अभी आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका रेंट है तो आपने हर मंथ के बाद पे करना है। उसको फिक्स कास्ट कहते हैं। फिक्स बेसिकली नेम का मतलब ये नहीं है कि उसकी अमाउंट फिक्स होती है, उसकी नेचर फिक्स होती है। एक फिक्स टाइम के बाद वो आपको पैसे दे पे करने पड़ते हैं। इस तरह की कास्ट को हम फिक्स कास्ट कहते हैं। उसकी अमाउंट चेंज हो सकती है लेकिन जो उसका स्पेसिफिक मंथली टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता। आपका बिजली का बिल है वो आपने पे करना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्यूल का बिल है वो आपने पे करना है, आपकी गैस का बिल है वो आपने पे करना है। दीज आर द बेसिकली फिक्स कास्ट, जो डेफिनेटली मशीनरी की आउटपुट या आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्टिविटी लेवल क्या होता है, जो काम और होता है, आपके यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, पैकिंग होती है, उसकी सेलिंग होती है, उसकी रिकवरी होती है, ये सब एक एक्टिविटीज लेवल हैं, प्रोडक्शन लेवल्स हैं। इसके ऊपर फिक्स कास्ट डिपेंड नहीं करती, वो आपने हर मंथ या हर वीक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने देनी होती है। प्रोडक्शन इज फिक्स कास्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन लेवल और नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, ये बेसिकली आपके टाइम पीरियड के बाद पे कर दी जाती है। उसको फिक्स कास्ट करते हैं, जिसको प्रॉपर्टी कास्ट भी कह सकते हैं, आपका बिल्डिंग का रेंट भी कह सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कह सकते हैं, गैस का बिल भी कह सकते हैं, आपका मंथली जो फ्यूल बिल है वो वाटर का बिल भी कह सकते हैं, जो हर मंथ के बाद आपने पे करना होता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसका एक ट्रांजेक्शन आती है और आपको पे करते रहते हैं, उसको हम फिक्स कास्ट का नाम देते हैं। उसके बाद है तो वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट बेसिकली बेटा क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मीनिंग भी चेंज होता है, डज डिपेंड ऑन द अमाउंट। ये डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। एक मशीनरी में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कास्ट होगी। ये इसको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। ये डिपेंड किस पे करती है, जो आपके नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, उसको हम वेरिएबल कास्ट का नाम देते हैं। द रॉ मटेरियल कास्ट ऑफ आर प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। प्रोडक्शन फैसिलिटी इज ए वेरिएबल कास्ट बिकॉज इट्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि किसी भी आपके प्रोडक्शन लेवल को बनाने के लिए डेफिनेटली आपको मटेरियल चाहिए होता है, उस मटेरियल के ऊपर जो कास्ट आती है वो आपकी वेरिएबल कास्ट होती है। इट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने गाड़ी बनानी है तो उसके लिए आपने मटेरियल लेना है, आपने बॉडी परचेज करनी है, आपने उसके टायर परचेज करने हैं, आपने उसके इंजन परचेज करना है, आपने डेकोरेशन के लिए चीज़ें यूज़ करनी है। ये जो गाड़ी बनाने के लिए आप जितने भी मटेरियल परचेज करेंगे ये आपकी वेरिएबल कास्ट है। जिस लेवल की आपकी गाड़ी होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, उस लेवल की वेरिएबल कास्ट चेंज होती चली जाएगी। तो इसको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। टोटल कास्ट क्या होता है? टोटल कास्ट इज टू प्रोवाइड a product or services over some period of time। टोटल कास्ट बेसिकली आपके पास प्रोवाइड, आप प्रोडक्ट हो या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर, प्रोडक्शन वाले इसमें फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को ऐड किया जाता है, तो इसको हम टोटल कास्ट कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ द फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट इज टोटल कास्ट। ठीक है, आप एक मशीन एक जैसे गाड़ी की आपको दे रहा था बना